हार्ट अटैक पर अब बहुत सारे सवाल, कई सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। हम इस कार्यक्रम में कोशिश यही कर रहे हैं कि उन सवालों को चर्चा में ले आए और उस पर बातचीत करें। तो 3 बड़े सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, 3 बड़े सवाल जो इस तरह के केसेस के बाद अब उठ रहे हैं। तो ये 3 बड़े सवाल क्या हैं? पहला सवाल, अचानक हार्ट अटैक आने के मामले बढ़ने की वजह क्या है? जो सबके सामने ये प्रश्न है कि अचानक ऐसे मामले क्यों बढ़े हैं, ये सवाल। नंबर 2, दूसरा सवाल, कम उम्र के लोग आखिर क्यों बन रहे हैं इसके शिकार? हार्ट फेल के मामले उनमें क्यों बढ़े हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और तीसरा सवाल कि जिम और फिटनेस में सक्रिय लोगों को भी हार्ट अटैक आया है, भला उनको क्यों हार्ट अटैक आ रहा है? ये भी हम ये सवाल रखेंगे चर्चा को जब आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं और इसको लेकर आम लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर डीएस गंभीर से मैं करूंगा। डॉक्टर साहब, पहले सवाल पे ही हम बात कर लेते हैं कि अचानक मामले बढ़े क्यों? हमें पिछले 3 से 4 महीनों में कम उम्र के लोगों में एक के बाद एक हार्ट फेल के मामले आए हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है, या फिर ये कोई ऐसी घटना हो रही है ग्लोबली जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था? डॉक्टर गंभीर। या देखिए, आपने अभी कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हुए एकदम हार्ट अटैक का शिकार हो गए। ना कि हार्ट अटैक हुआ बल्कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब एक आम इंसान को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक और हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन जो कि एक्सट्रीम एंड पे डेथ है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आपका जो सवाल है कि हार्ट अटैक पिछले कुछ समय से ज़्यादा हो गए हैं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। इसका कुछ कारण तो ये भी है कि आज हमारे लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, टीवी मीडिया और सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हो गया, और ये छोटी मोटी जो न्यूज़ होती हैं वो बड़ी जल्दी स्प्रेड कर जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हार्ट अटैक नहीं होते थे या हार्ट अटैक से डेथ नहीं होती थी, पर यह भी सत्य है कि अभी हार्ट अटैक से इंसिडेंस बढ़ गया है। अगर मैं आपके सवाल को डायरेक्टली एड्रेस करूं कि यंग लोगों में ये हार्ट अटैक क्यों होने लगे हैं और उसका इंसिडेंस क्या है आज और क्यों बढ़ रहे हैं, तो एग्जैक्ट ये कहना तो मुश्किल होगा कि हार्ट अटैक के जो इंसिडेंस है यंग लोगों में, यंग हम क्लासीफाई करते हैं लेस देन द एज ऑफ 30, कुछ लोग 40 से कम कहते हैं। तो अगर हम लें तो 100 में से 3 या 4 मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि लेस देन 30 आते हैं, और अगर हम 40 साल की उम्र का कट ऑफ लें तो करीब 5 मरीज़ ऐसे आते हैं जो हार्ट अटैक करके आते हैं हमारे पास, और ऐसा ही इंटरनेशनल फिगर्स भी हमें बताया गया है। अब इन लोगों में क्यों ये हार्ट अटैक होता है इतनी जल्दी उम्र में और इतनी छोटी उम्र में, कुछ रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं। जैसा कि सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स है कि सोशियो इकोनॉमिक टेंशन्स, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन जो है वो एक्सपोज है टेंशन से, उनको डिलीवर करना है एक टाइम बाउंड में अपना कार्य को, उनके ऊपर फाइनेंशियल को मान रहे हैं आप, बढ़ता हुआ स्ट्रेस, हाँ, उनको ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं, तो ये एक टेंशन रहता है जी। नंबर दूसरा जो कारण अक्सर देखा गया है, ईटिंग जंक फूड फ्रॉम आउटसाइड योर होम। ये खासकर अर्बन सोसाइटी में देखा गया है कि आम लोग जो अपना खाना दोपहर का है वो बाहर से जंक फूड खाते हैं और घर से अपना खाना नहीं लाते, और उससे जंक फूड खाने से हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और वो हार्ट अटैक होने का कारण बन जाती है। तीसरा फैक्टर जो अक्सर देखा गया है वो है हेरिडिटी। अगर आपके पेरेंट्स, फादर और मदर दोनों को हार्ट डिजीज़ हुई है तो आप ये मान के चलो कि 90% चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। और आपको ये भी कहा गया है कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स को हार्ट अटैक हुआ है तो आपको हार्ट अटैक 10 साल अपने फादर से यंगर एज में होगा। तो हेरिडिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और लास्टली आई वुड से आजकल की यंगर जनरेशन में स्मोकिंग बहुत प्रेवलेंट होने लगी है, तो स्मोकिंग इज़ बिकमिंग एक चौथा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है।
ठीक है। इसके अलावा और 3-4 हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गए, जो कि इतने इंपॉर्टेंट अभी लेकिन इंडिया में नहीं लेकिन है। सर डॉक्टर क्लेयर, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये तो हमने कारण बताए, और ये कारण जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये कारण हमेशा से रहे हैं और मामले आज रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं इसलिए हमें दिख रहे हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो एज ग्रुप है वो भी सिकुड़ता जा रहा है। मतलब कि अभी हम थोड़ी देर पहले अपने ही कार्यक्रम में ये बता रहे थे कि 8 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आया है। तो वो लोग जो जिम कर रहे हैं, वो लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जिनकी उम्र भी 20 के नीचे है, उनमें भी ये केसेस बढ़ रहे हैं। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, इसको कैसे देखेंगे? सी सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जी। जो मरीज़ सडनली मर जाते हैं, सडन कार्डियक डेथ हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, जो कि सिम्टम शुरू होने से 1 घंटे के अंदर अंदर मौत हो जाए। और ये सडन कार्डियक डेथ जो होती हैं, इनमें से सिर्फ 15% रफ़ी लोग हैं जो कि हार्ट अटैक की वजह से सडन डेथ होती है। 85% लोगों की जो सडन डेथ होती है, उनको पहले ही कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग हार्ट की प्रॉब्लम होती है। सो दूसरी चीज़ ये समझने वाली बात है कि देखो, जो कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अरेस्ट होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। या तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में होता है कि हार्ट ऐसे ऐसे करता है लेकिन कंट्रैक्शन नहीं है। या फिर एसिस्टली, एसिस्टली होती है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कोई हार्ट में कोई एक्टिविटी नहीं है। जब कंट्रैक्शन नहीं है तो ब्लड प्रेशर 0 हो गया और इसलिए डेथ हो जाती है। और इसका जो कारण है यही है कि या तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, जहाँ कार्डियक एसिस्टली, कार्डियक अरेस्ट होता है। और जैसे जैसे ये डिफरेंट कारण हैं उम्र के मुताबिक। जैसे अगर हम लोग लें 35 साल के ऊपर या 40 साल के ऊपर, तो सडन कार्डियक अरेस्ट जो होती है वो होती है आमतौर के कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की। इसका मतलब उन लोगों को पहले ही नाड़ियों में, हार्ट वाली नाड़ियों में ब्लॉकेज थे, उसकी वजह से कोई हार्ट को डैमेज हो चुका है, उसकी वजह से होती है। लेकिन अगर हम लें लोग 35 साल से कम, वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ नहीं, वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो होता है रिदम की प्रॉब्लम होती है। वो ऐसे कौन सी बीमारियां हैं, जैसे आपने 6 साल 8 साल बच्चे की बात करी जी, जिसमें उसमें बच्चे की गिर पे डेथ हो गई। इनमें क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे एक बहुत कॉमन बीमारी है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट का मसल मोटा हो जाता है और पता नहीं चलता जब तक आप एको ना कराएं, और इन लोगों को सडन डेथ हो सकती है। दूसरा, कुछ ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ईसीजी में क्यूटी देखते हैं हम, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन। अगर क्यूटी प्रोलॉन्ग होती है, जो फैमिलीज में रन करती हैं, और ऐसे बच्चों को भी, ऐसे लोगों को भी। तो आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग वजहें, यानी अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। सो ये रॉन्ग इंप्रेशन है लोगों में। लोगों को ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि सडन कार्डियक डेथ और सडन हार्ट अटैक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। सडन हार्ट अटैक भी सडन डेथ कर सकता है, लेकिन वो माइनॉरिटी है, वो मेजॉरिटी में पहले ही हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है। डॉक्टर एनएन खन्ना, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बहस अचानक से सोशल मीडिया के जरिए भी लोग कर रहे हैं, और इस तरह के केसेस आने के बाद, कि प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना का भी कोई क्या कारण है इसमें, या फिर वो चीज नहीं है, बल्कि जो एक जो जैसा कि डॉक्टर साहब कह भी रहे थे कि एक जो पैटर्न है अलग अलग एज ग्रुप में और अलग अलग रीजन से, वही कारण अभी भी है जिसकी वजह से ऐसे मामले हमें अचानक से ज्यादा दिख रहे हैं। आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे डॉक्टर खन्ना? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हम लोग देख रहे हैं। आई थिंक और कार्डियोलॉजिस्ट भी यहाँ पे हैं। एज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग देख रहे हैं कि अभी कोरोना के बाद एक्यूट हार्ट अटैक्स के इंसिडेंट्स और हार्ट फेलियर के इंसिडेंट्स और मायोकार्डिटिस के इंसिडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, और काफ़ी कोरोना के काफ़ी महीने बाद ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ये हम सब लोगों का एक ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले सालों से हम लोग की प्रैक्टिस में, तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा हो रहे हैं, और डेफिनेटली हमको ये इस एंगल पे सोचना चाहिए कहीं ये डिलेड कोविड के या लॉन्ग कोविड के इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, या कोई और सिचुएशन तो नहीं है जिससे हमारी बॉडी में कोई ऐसी मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहे हैं या थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी बन रही हैं जिससे कि ये अटैक्स आ रहे हैं या हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं। ये एक डेफिनेट पैटर्न तो है, और ये कंसर्न है, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर।
तो आप मान रहे हैं कि डॉक्टर्स के बीच इस पर भी चर्चा चल रही है। डॉक्टर गंभीर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप लोग भी इस एंगल से इन मामलों को, जो नए मामले हमारे सामने हैं, उनको देख रहे हैं? और अगर ऐसी कोई भी संभावना है तो आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? इससे पहले कि मैं आपके कोविड रिलेटेड सवाल का जवाब दूं, मैं एक दो चीज़ें जो क्लियर कर देना चाहता हूं आम पब्लिक के लिए, खासकर हार्ट अटैक जो कि यंग जनरेशन में हो रहा है। अक्सर लोगों को ये एक भ्रम है कि जी मैं तो 3 दिन पहले कन्याकुमारी होके आया हूँ और मैं वैष्णो देवी होके आया हूँ, डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक कैसे हो गया? ये नहीं है, आप शायद इसको दोबारा से देखिए मेरे इस वीडियो को। तो मैं ये समझाना चाहूँगा कि हार्ट अटैक ऐसे सडनली ही होते हैं, खासकर यंग लोगों में। उसका कारण ये होता है कि हमारी जो धमनियाँ हैं हार्ट की, आर्टरीज, कॉर्नरी आर्टरीज, उसके अंदर कुछ परसेंटेज कोलेस्ट्रॉल जम के उसकी नैरोइंग कर देता है। और वो जब तक 70% से कम नैरोइंग होती है कोलेस्ट्रॉल जमने से, तो वो पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते, चाहे वो वैष्णो देवी भी चला जाए, चाहे वो पहाड़ पे भी चला जाए, चाहे वो दौड़ भी ले। पर ऐसे मरीज़ में क्योंकि अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ नाड़ियों में, वो कोलेस्ट्रॉल जो बड़ा सॉफ्ट होता है, उसकी सतह ऊपर की बड़ी सॉफ्ट होती है, वो सडनली बस्ट कर जाती है, रप्चर कर जाती है नाड़ी के अंदर ही, और वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ब्लड के कांटेक्ट में आता है और ऐसे रिएक्शंस होते हैं, चेन ऑफ रिएक्शन होते हैं कि 10 मिनट के अंदर क्लॉट जम जाता है और क्लॉट जम के एकदम नाड़ी को सडनली रोक देता है और उससे हार्ट अटैक होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, अब साइंस ने नहीं। तो मैं अगर सर इसी में इसके प्रिवेंशन की बात जोड़ लूं, एक लाइन में आपसे पूछ लूं कि कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना क्या एक बड़ी राहत दे सकता है ऐसे मामलों में? यस, कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कि वहाँ जमता है, पर उसके अलावा और भी बड़े फैक्टर हैं। तो कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल करना ज़रूरी है ही है, पर यह भी समझना होगा कि अगर आप 100 मरीज लें हार्ट अटैक के, तो कोलेस्ट्रॉल का बड़ा होना सिर्फ 1/3 एक कारण है। ठीक है, सिर्फ 1/3 लोगों में होता है। ठीक है। डॉक्टर क्लेयर, आपने अलग अलग एज ग्रुप के बारे में अलग अलग कारणों की बात की। अब मैं थोड़ा सा इससे बचने के लिए जो एक बेसिक रूल होता है लाइफस्टाइल का, देखिए हर व्यक्ति के जॉब और काम के हिसाब से सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, दिनचर्या है, लेकिन कुछ कॉमन टिप्स आप जल्दी से क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को कि कम से कम आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें, आप पहले से ही थोड़ा बहुत सजग रहें? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये डिफरेंस है। एक हम कहते हैं हेल्दी पर्सन, अपरेंटली हेल्दी पर्सन कि वो जिम कर रहा है, दौड़ रहा है, उसको हम हेल्दी करार देते हैं। दूसरा ये है मेडिकली टेस्टेड और मेडिकली डिक्लेयर्ड हेल्दी पर्सन, इन दोनों में फ़र्क है। जैसे मैंने कहा कि एक 35 साल का लड़का हो सकता है, 25 साल का लड़का हो सकता है जिसको कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, किसी को पता नहीं है। अगर ये लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, जैसे कि स्पोर्ट्स करें या फुटबॉल खेलें, तो उनमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को, यंगर जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है कोई भी, तो प्लीज़ उनका कार्डियक चेकअप होना चाहिए, ईसीजी और अगर रिक्वायर हो एको भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम अगर हमने करना है, इसको ग्रेजुअली बढ़ाना है। पहले दिन ही हम 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना, इसको बहुत ग्रेजुअली इम्प्रूव करना है। दूसरा ये है कि जैसे कम्बिनेशन होता है, जैसे स्मोक भी कर रहे हो और आप सीवियर इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रही हो, ये डेडली कम्बिनेशन है, बिकॉज उसमें अरिदमिया के चांस बढ़ते हैं। सो ये चीज़ें जो लोगों को नहीं पता, ये जरूरी है। अच्छा सर, आपने एक्सरसाइज की बात की, भाई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सप्लीमेंट्स भी लोग लेते हैं और लोगों को लगता है कि इन सब जैसे प्रोटीन का भी सेवन लोग करके जिम जाते हैं, तो ये सब चीज़ें को बैलेंस कैसे रखना चाहिए, कितना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, इस पर कुछ एक कमेंट? मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट आते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। उसका कारण ये है कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि हार्ट की, ब्लड की जो क्लॉटिंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं। सो उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो यहाँ तक हो सके नेचुरल फूड, नेचुरल इंग्रेडिएंट लेने चाहिए, चाहे आप जितनी मर्जी स्पोर्ट्स करना चाहते हो। लेकिन जो भी अगर आप लेना भी चाहते हो ये सप्लीमेंट, तो वो मेडिकल या डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर लेना चाहिए, अपने आप नहीं लेना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जिस तरीके से आप लोगों ने अलग अलग कारणों और फिर उससे जुड़ी जो मुख्य बातें हैं उस पर आपने अपनी बात बताई, अपने एक्सपर्ट्स के हमने राय भी सुनी, दर्शकों को बताया। कुल मिलाकर लोगों को अपने दिल का ध्यान भी रखना है और हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिल कैसे बिहेव करता है। शायद ये एक तरीका हो सकता है ताकि हम अपनी दिनचर्या को भी ठीक कर सकें और ऐसे मामलों में कमी आ सके। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।